तो चलो बच्चों शुरू करते हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 13 एसी सर्किट्स का एमसीक्यूज। पहला एमसीक्यू आपके सामने, इन द गिवन सर्किट व्हेन S1 इज क्लोज्ड द कैपेसिटर C गेट्स फुली चार्ज्ड। अब यहाँ पे आपको एक सर्किट दिख रहा होगा, तो यहाँ पे ये S1 है और S2 है, ये दो कीज है। तो यहाँ पे एक बैटरी लगा के रखा है, उस बैटरी का वोल्टेज आपका V दे के रखा हुआ है, रेजिस्टर है यहाँ पे, कैपेसिटर है और यहाँ पे आपका इंडक्टर है। उन्होंने क्या बोला कि इन द गिवन सर्किट व्हेन S1 इज क्लोज्ड कैपेसिटर C गेट्स फुली चार्ज्ड। जब इस S1 को हम लोग क्लोज कर देंगे तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे रेजिस्टर और कैपेसिटर है, तो ये वोल्टेज इसके अक्रॉस लग के इस कैपेसिटर को पूरी तरह से चार्ज कर देता है। और मान लो अब ये पूरी तरह से कैपेसिटर आपका हो चुका है चार्ज। ओके, उसके बाद क्या है, देन S1 इज केप्ट ओपन एंड S2 इज क्लोज्ड। उसके बाद S1 को निकाल दिया। S1 को अगर आप ओपन कर दोगे तो अब ये वाला पार्ट जो है आपका सर्किट से हट जाएगा। जब ये वाला पार्ट सर्किट से हट जाएगा और S2 को क्लोज कर दोगे तो S2 क्लोज करने के बाद अब देखो ये इंडक्टर और कैपेसिटर का सर्किट बन गया और कैपेसिटर आपका पूरी तरह से चार्ज है। तो आपको पता है, हम थ्योरी पार्ट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर कैपेसिटर आपका चार्ज हो और उसको इंडक्टर के अक्रॉस लगा दो तो हमें पता है इंडक्टर या कैपेसिटर दोनों पावर लॉस नहीं करता। तो इसमें क्या होता है, कैपेसिटर बैटरी की तरह बिहेव करके यहाँ पे करंट भेजने लग जाता है और इसमें सेल्फ इंडक्शन की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है जो करंट को स्लो कर देता है। मतलब करंट को इंक्रीज जो होते रहता है, इंक्रीज होने के रेट को स्लो कर देता है और धीरे धीरे इसकी सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पहले तो मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और करंट आपका मैक्सिमम हो जाता है। फिर उसके बाद वापस क्या होता है कि ये चलते रहता है। एलसी ऑसिलेशंस जो हमने पढ़ा था, एलसी ऑसिलेशंस में अगर आपको याद होगा तो ये काम चलते रहता है कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ CV² या फिर और भी दो फॉर्मूले हैं, या तो आप लिख सकते हो हाफ Q²/C या फिर हाफ इंटू Q इंटू V, लेकिन हम ये फॉर्मूला ज़्यादा यूज़ होता है इसलिए मैं यही फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, हाफ CV²। ये जब मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है आपका हाफ LI²। जब ये पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाए मैग्नेटिक एनर्जी में तो आपका जो करंट है वो मैक्सिमम हो जाता है। फिर क्या होता है कि ये आपका जो एनर्जी है धीरे धीरे वापस से इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में जब ये पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाता है, वापस से पूरी तरह से चार्ज हो जाता है, तो करंट फिर से आपका सर्किट में जीरो हो जाता है और फिर ये वापस चलता जाता है। इसे हम एलसी ऑसिलेशन बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में कन्वर्जन चलता रहेगा और ये प्रोसेस चलता रहेगा हमेशा के लिए, क्योंकि एनर्जी का लॉस ही नहीं होता सर्किट में एलसी ऑसिलेशन में। ये सिचुएशन एलसी ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो अब ऑप्शन क्या है, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन इंडक्टर एंड कैपेसिटर। बिल्कुल एक्सचेंज होता है। इंडक्टर के पास मैग्नेटिक एनर्जी होता है और कैपेसिटर के पास इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होता है, दोनों आपस में एनर्जी एक्सचेंज करते चले जाते हैं। तो स्टेटमेंट गलत है। दूसरा क्या है, द एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट इज प्योरली इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। नहीं, ये एक टाइम पे जरूर ऐसा होगा लेकिन फिर वो कन्वर्ट भी तो होता है। जैसे मान लो ये टोटल आपके पास 100 जूल की एनर्जी थी, लेकिन फिर कैसा हुआ ना कि 20 जूल की एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में चली गई, तो बाकी अब मैग्नेटिक एनर्जी 80 जूल ही बचा, बाकी 20 चला गया इसके पास। और धीरे धीरे एक टाइम ऐसा भी आता है कि पूरा का पूरा 100 जूल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिर्फ मैग्नेटिक एनर्जी में रहेगा ऐसा तो हो नहीं सकता, ये भी गलत है। द करंट इन द सर्किट इज इन द सेम डायरेक्शन, नहीं ये भी गलत है बच्चों। क्यों बताओ, क्योंकि कैसा ना कि पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। जब सारे पॉजिटिव चार्ज यहाँ से निकल के यहाँ आ जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है प्रोसेस में, करंट फिर भी सेम डायरेक्शन में जाता है और अगले स्टेप में पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाता है और नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है। तो ऐसे केस में आपका अगले बार में करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाता है। तो करंट का जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है एलसी ऑसिलेशन में, तो ये भी गलत है। द इंस्टेंटेनियस करंट इन द सर्किट में बी, अच्छा अब जो करंट है सर्किट में वो में भी ये हो सकता है क्या, ये देखो आपका ऑप्शन यही सही होगा क्योंकि बाकी तीन तो डेफिनेटली गलत है। तब ये कैसे आता है आपको बताता हूँ, करंट ये हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। देखो जब सारा का सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, मतलब आपका जो हाफ CV² था पहले वो पूरा कन्वर्ट होकर क्या बन जाएगा, हाफ LI²। तो इस मोमेंट पे आप मुझे बताइए कि कितना करंट इस सर्किट में होगा,
हाफ हाफ कैंसिल आउट कर दो। यहाँ से आप देखोगे सी वी स्क्वायर अपॉन एल, आई स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो सी वी स्क्वायर अपॉन एल हो जाएगा। तो अगर आप स्क्वायर रूट लोगे आई इज इक्वल टू वी स्क्वायर का वी हो जाएगा अंडर रूट सी बाय एल। तो उस समय इतना करंट आपका सर्किट में फ्लो होगा, ये मैक्सिमम करंट है जो सर्किट में फ्लो हो सकता है, क्योंकि इस टाइम पे सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो है वो आपके मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये मैक्सिमम करंट है जो आपके सर्किट में फ्लो हो सकता है, वी अंडर रूट सी बाय एन। ठीक है, तो एक टाइम तो ऐसा आएगा बिल्कुल कि एक ये करंट आ जाएगा, हाँ उसके बाद फिर से ये करंट कम होना चालू हो जाएगा, पर पूरे एक साइकिल के दौरान एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे आपका सर्किट में ये करंट ज़रूर होगा। तो द इंस्टेंटेनियस करंट इन द सर्किट में भी, मतलब किसी एक टाइम पे ये करंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये हमने देखा जब वो मैक्सिमम करंट पे होगा। तो आपका ऑप्शन डी जो होगा इस केस में सही आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। एन एसी वोल्टेज सोर्स ऑफ वेरिएबल एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, एसी करंट का या एसी वोल्टेज जो है उसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा दे रखी है, एंड फिक्स्ड एम्पलीट्यूड वी नॉट, और एम्पलीट्यूड वी नॉट दे रखा है। एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो आपका, हम वैसे जनरली इसको ई नॉट लिखते थे, इन्होंने यहाँ पे वी नॉट लिख रखा है। जो हमारा ई नॉट होता था उसी को उन्होंने वी नॉट लिख रखा है। जो आपका ईएमएफ था E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ पे V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी लिखा है। तो लेटर से फर्क नहीं पड़ता, ये मैक्सिमम वैल्यू है, पीक वैल्यू है ईएमएफ का, उन्होंने वी नॉट दे रखा है। इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ कैपेसिटर एंड एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस आर, इंडक्टेंस है ही नहीं, जीरो है, तो ओमेगा इज व्हेन ओमेगा इज इंक्रीज्ड। अब देखो ऐसे ईएमएफ को एक तो बल्ब के अक्रॉस, बल्ब का रेजिस्टेंस आर दे के रखा है, तो आप रेजिस्टेंस ही मान लो, रेजिस्टेंस एक्चुअल में बल्ब है, आपका जो बल्ब होता है वो एक्चुअली में रेजिस्टेंस का काम करता है। तो एक रेजिस्टर है, उसके अलावा इसके यहाँ पे कैपेसिटर लगा के रखा हुआ है, और ये आपका सर्किट है, यहाँ पे ईएमएफ लगा के रखा है एसी का, अल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो पूछा ये जा रहा है कि अगर मान लो ओमेगा इंक्रीज किया जाए इसका अगर हम ओमेगा इंक्रीज कर देते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा। द बल्ब ग्लोज डिमर, द बल्ब ग्लोज ब्राइटर, द टोटल इंपेडेंस ऑफ द सर्किट इज अनचेंज्ड एंड टोटल इंपेडेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीजेस। देखो अगर आप इम्पीडेंस की बात करो या बल्ब ग्लो ब्राइटर होगा कि डिम होगा, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि भाई इसके थ्रू आप कितना करंट पास कर रहे हो। मान लो इसका रेजिस्टेंस तो फिक्स है, अगर आप ज़्यादा करंट पास करोगे इसके थ्रू तो ज़्यादा ब्राइट होगा, कम करंट पास करोगे तो कम ब्राइट होगा। तो करंट सर्किट में कैसे चेंज होगा ये जानने के लिए देखो इस पूरे टोटल जो हम आप यहाँ पे ईएमएफ प्रोवाइड कर रहे हैं, करंट की बात कर रहे हैं, करंट का फॉर्मूला निकालते हैं। तो हमें पता है करंट का जो फॉर्मूला होता है एसी सर्किट में वो क्या होता है, देखो E इज इक्वल टू आई आर हो जाएगा, टोटल ईएमएफ जो भी है दैट इज इक्वल टू आई इंटू आर हो जाएगा। और हम यहाँ पे जो भी यूज़ करते हैं वो आरएमएस वैल्यू यूज़ करते हैं, आई आर के बजाय हम यहाँ पे आई जेड लिखेंगे, क्योंकि फिलहाल यहाँ पे रेजिस्टर के अलावा कैपेसिटर है। अगर रेजिस्टर के अलावा कुछ और हो, कैपेसिटर हो, इंडक्टर हो, या दोनों में से कोई और हो, तो फॉर्मूला ये यूज़ किया जाएगा E इज इक्वल टू आई जेड, क्योंकि फिर हम इम्पिडेंस की बात करेंगे, सिर्फ रेजिस्टेंस की बात नहीं करेंगे। इम्पिडेंस मतलब पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस आप मान लो, या टोटल ऑपोजिशन जो प्रोवाइड किया जाता है करंट के लिए। तो यहाँ से आप देखोगे तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा, E बाई जेड। अब ये देखो अगर एक ही वैल्यू दे के रखा हुआ है मतलब वो आरएमएस वैल्यू है, मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि E जो है वो क्या है, ई आरएमएस है। तो एक काम करो ऐसे लिख लो कि Z का ही फॉर्मूला लगा लो, चलो Z, इम्पिडेंस Z क्या होता है, ई आरएमएस अपॉन आई आरएमएस। तो आई आरएमएस करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट के थ्रू। हम जब भी एसी करंट की बात करते हैं तो एसी करंट में कौन सा करंट फ्लो हो रहा है ये बोलने के लिए हम आरएमएस वैल्यू का यूज करते हैं। तो आप देखो यहाँ पे जो आपका इम्पिडेंस है, इम्पिडेंस का फॉर्मूला क्या आएगा, इम्पिडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू ई आरएमएस अपॉन ए आरएमएस, यही ना। अब ई आरएमएस तो वैल्यू फिक्स होगा क्योंकि इसका वोल्टेज फिक्स है, तो ई आरएमएस फिक्स हो जाएगा। हमें बस यही देखना है कि सर्किट में करंट जो है, करंट का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, कैसे डिपेंड कर रहा है, ओमेगा पे कैसे डिपेंड कर रहा है। तो आप यहाँ पे देखो कि इम्पिडेंस जो है, मान लो, या फिर आप ऐसे यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो इम्पिडेंस है, इम्पिडेंस की बात कर लेते हैं, ये तो फिक्स हो गया। अगर आप इम्पिडेंस बढ़ाते हो तो करंट का वैल्यू जो है सर्किट में वो कम हो जाएगा, अगर आप इम्पिडेंस घटा देते हो तो करंट का वैल्यू जो है सर्किट में बढ़ जाएगा, उल्टा होगा ना। इम्पिडेंस मतलब ऑपोजिशन बढ़ा दिया आपने तो करंट कम हो जाएगा, ऑपोजिशन कम कर दिया तो करंट बढ़ जाएगा।
करंट बढ़ेगा तो ये ब्राइट हो जाएगा, करंट कम होगा तो ये डिम हो जाएगा। तो आप इंपेडेंस पे ध्यान दो, इंपेडेंस कैसे चेंज हो रहा है। तो इंपेडेंस की अगर हम बात करें तो इंपेडेंस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पे एक्सएल 0 है, क्योंकि इंडक्टर है ही नहीं सर्किट में, तो सीधा एक्सी का स्क्वायर हो जाएगा। तो z इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अच्छा अब बताओ एक्सी का वैल्यू क्या होता है। एक्सी का वैल्यू जो होता है वो होता है 1/ओमेगा सी। अब ध्यान से देखना, 1/ओमेगा सी। अगर आप ओमेगा बढ़ाते हो तो एक्सी बढ़ जाएगा, सॉरी एक्सी कम हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। ध्यान से देखो, अगर आप ओमेगा बढ़ाते हो, वो बढ़ा रहा है कम कर रहा है, ओमेगा इज इंक्रीज्ड, अगर आप ओमेगा बढ़ाते हो तो एक्सी का वैल्यू कम हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक्सी का वैल्यू हो जाएगा कम। अब देखो यहाँ पे एक्सी का वैल्यू कम करोगे तो जेड भी कम हो जाएगा, तो इंपेडेंस भी कम हो जाएगा, और अगर जेड कम हुआ तो करंट तो बढ़ना ही है, करंट बढ़ जाएगा, समझे, करंट बढ़ जाएगा, द बल्ब ग्लोस ब्राइट। ठीक है, बाकी गलत क्यों है वो भी देख लो। द बल्ब ग्लोस डिमर नहीं होगा क्योंकि करंट बढ़ रहा है तो ब्राइटर होगा, ये गलत हो जाएगा। टोटल इंपेडेंस ऑफ द सर्किट इज अनचेंज्ड, नहीं भाई सर्किट तो कम हो रहा है ना, सॉरी इंपेडेंस तो कम हो रहा है ना, तो इंपेडेंस कम होगा, ये भी स्टेटमेंट गलत है। टोटल इंपेडेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीजेस, इंक्रीज नहीं डिक्रीज हो रहा है, ये भी स्टेटमेंट गलत है, समझे। तो पहले ही आप भाई ये देख लेना यहाँ क्या एक्सप्लेन किया, उसके बाद यहाँ पे आना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A resistor R, inductor L and capacitor C are connected in series to an oscillator of frequency N. Frequency N. इसमें थोड़ा सा बच्चों गड़बड़ था टाइपिंग में, हो सकता है आपके जो मतलब आपको जो मिलता है पीडीएफ मिलता है, पीडीएफ में भी शायद इसमें गड़बड़ होता हो। तो अगर आप ये वीडियोस देख रहे हो ना, अगर कहीं भी कुछ मिस्टेक आता है आपके पीडीएफ में तो उस हिसाब से उस पीडीएफ को भी करेक्ट कर लेना। इन केस अगर आपको करेक्टेड पार्ट नहीं मिलता है तो अगर मैं देख लेता हूँ, अगर मुझे याद रहता है तो मैं करेक्ट कर देता हूँ पीडीएफ में भी, लेकिन अगर नहीं हुआ और आप अगर ये वीडियो देख के उसमें भी अगर मान लो कुछ मिस्टेक हो गया ऑपरेंट का, तो आप उसे देखकर करेक्ट कर लेना। मोस्ट ऑफ द केसेस में करेक्ट कर देता हूँ, लेकिन अगर कुछ याद नहीं रहा मुझे तो तब की बात कर रहा हूँ। अच्छा इसमें देखो क्या है, बीच में मिसिंग था ये वाला पार्ट। तो अ रेजिस्टर आर, इंडक्टर एल एंड कैपेसिटर सी आर कनेक्टेड इन सीरीज टू एन ऑसिलेटर ऑफ फ्रीक्वेंसी एन। अब देखो कि एलसीआर सर्किट है, मतलब इसमें इंडक्टर लगा है, कैपेसिटर लगा है और रेजिस्टर लगा है सीरीज में। एलसीआर सर्किट मैंने आपको बताया था, एलसीआर सर्किट है, और इसके अक्रॉस एक हम लोग ने वोल्टेज लगाया है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, जिसकी फ्रीक्वेंसी इन्होंने एन दे के रखा हुआ है, मतलब एफ की जगह पर इन्होंने एन यूज किया हुआ है, ठीक है। और ये बोला है कि आपका जो एनआर है वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, एनआर इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। देन द करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज व्हेन, करंट वोल्टेज के लैग्स बिहाइंड कब होता है, अगर आपको याद होगा तो हमने एलसीआर सर्किट के लिए हमने देखा था कि आपका जो ये मान लो करंट का हमने एंगल 0 मान लिया था। अब वो आपका थियरी पूरा पार्ट याद होना चाहिए, सिनॉप्सिस बहुत अच्छे से देख के समझना है सारी चीज़ों को। तो करंट का एंगल हमने 0 माना था, तो हमें पता है रेजिस्टेंस जो है कि केस में करंट और रेजिस्टेंस का एंगल सेम होता है, फेज सेम होता है। इंडक्टर करंट से 90 डिग्री आगे होता है, कैपेसिटर कैपेसिटर के केस में, सॉरी इंडक्टर के अंदर जो ईएमएफ होता है करंट से लीड करता है, कैपेसिटर का ईएमएफ करंट से लैग करता है 90 डिग्री, समझे। अब इस केस में देखो मैंने आपको बोला था कि अगर EL इज ग्रेटर देन EC होगा या फिर XL इज ग्रेटर देन XC, अगर ऐसा होता है तो EL बड़ा हो जाएगा, EC छोटा हो जाएगा। रुको एक सेकंड, इसको मैं वापस से बना, शिट क्या हो गया भाई। तो देखो अब यहाँ पे इस केस में देखो, अगर EL बड़ा हुआ EC से मतलब XL बड़ा हुआ XC से, ये होगा तो ही ये होगा, XL बड़ा होगा तो उसके अक्रॉस EMF भी बड़ा हो जाएगा क्योंकि सर्किट में करंट तो सेम जा रहा है। तो ऐसे केस में आपका EL की तरफ रिजल्टेंट आ जाएगा, और ये रिजल्टेंट क्या होगा, EL में से EC माइनस हो जाएगा, EL माइनस EC। तो अगर रिजल्टेंट EL माइनस EC ऊपर आया, ER यहाँ पे है, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको टोटल EMF E मिल जाता है, और वो करंट से लीड करता है, करंट से लीड करता है। तो यहाँ पे आपका EMF लीड करेगा ऐसे केस में, EMF लीड्स।
लेकिन अगर सपोज करो EC इज ग्रेटर देन या EL इज लेस देन EC हो जाए, तो XC इज लेस देन XL हो जाए, तो यहीं पे आप देख सकते हो कि अगर आपका EC बड़ा हो गया, यहीं पे बना दोगे, मान लो आपका EC बड़ा हो गया और EL छोटा हो गया और ये रहा आपका ER, तो ऐसे केस में क्या होगा बताओ। अब ऐसे केस में रिजल्टेंट तो नीचे आएगा ना, EC माइनस ER, ये रहा EC माइनस ER, और आपका जो टोटल EMF होगा वो नीचे चला जाएगा, और तब आपका EMF लैग करेगा करंट से, ना कि लीड करेगा। तो यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है, करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज, मतलब वोल्टेज लीड कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है तो इसका मतलब ये इस केस की बात कर रहा है, ये कब होगा। तो सेकेंड केस में आपका, पहले केस में EMF लीड्स, करंट लैग्स, इस केस में EMF लैग्स करेगा और करंट लीड करेगा। तो हमें पहला केस चाहिए, इन्होंने बोला है कि करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज, यानी कि EMF लीड कर रहा है। तो इस केस के लिए क्या होना चाहिए बताओ, XL शुड बी ग्रेटर देन XC, XL शुड बी ग्रेटर देन XC। अब इन्होंने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी NR दिया हुआ है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कब आता है बताओ, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का केस क्या है। अगर मैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात करूं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जब रेजोनेंस होता है तब आएगा। अब रेजोनेंस के केस में क्या होता है, आपका XL जो है वो XC के इक्वल हो जाता है, XL XC के इक्वल हो जाता है, तो ऐसे केस में जो भी फ्रीक्वेंसी होता है आपका, वो फ्रीक्वेंसी आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो जाता है, जिसको तुम यहाँ पर हम FR लिखते हैं, इन्होंने NR लिख के रखा हुआ है, हम एक्चुअली में FR लिखते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब देखो XL का वैल्यू क्या है, ओमेगा L है, XC का वैल्यू क्या है, 1/ओमेगा C है। तो अगर ओमेगा L 1/ओमेगा C के इक्वल हो तब आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आता है। ओमेगा का फॉर्मूला क्या बताओ, 2πf इंटू L, F यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, 1/2πf इंटू C। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी, इन्होंने फ्रीक्वेंसी n लिख रखा है, n, इनका फ्रीक्वेंसी n है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको n ही लिख देता हूँ, ओमेगा इज इक्वल टू 2πn हो जाएगा, 2πn, और यहाँ पे भी 2πn हो जाएगा, 2πn इंटू C। अब साफ बात है देखो यहाँ पे कि अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे n इज इक्वल टू NR, ये तो ऑप्शन ही गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर n इज इक्वल टू NR होगा तो ऐसे केस में आपका सर्किट प्योरली रेजिस्टिव हो जाता है। हमें क्या चाहिए, प्योरली रेजिस्टिव हो जाएगा तो रेजिस्टेंस ही सिर्फ रह जाएगा, ऐसा मान के चलोगे तो करंट जो EMF है दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे। अगर सर्किट प्योरली रेजिस्टिव हो जाएगा, अगर n NR के इक्वल हो जाए, तो प्योरली रेजिस्टिव होने का मतलब ये होता है कि आपका, क्योंकि XL इज इक्वल टू XC हो जाएगा, फिर अगर आपका n NR हो जाए तो XL इज इक्वल टू XC हो जाएगा, XL इज इक्वल टू XC हुआ तो EL इज इक्वल टू EC हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, पूरा EMF आपका जो है वो करंट के डायरेक्शन में आ जाएगा, तब करंट और EMF लैग और लीड नहीं करेंगे, दोनों का फेज सेम हो जाएगा। तो ये तो गया, n इज इक्वल टू 0 तक कोई सेंस ही नहीं बनता है, n लेस देन NR और n ग्रेटर देन NR में हमको पता करना है कि कब आपका करंट लीड करेगा और कब EMF लीड करता है। तो देखो अगर आप इस केस में ये 2πn into L इज इक्वल टू 1/2πn into C है, मतलब XL इज इक्वल टू XC है, इस केस में आपका जो है वो कोई भी लीड या लैग नहीं कर रहा है, करंट और EMF दोनों सेम डायरेक्शन में। अगर आप सपोज करो, और ये दो कंडीशन में आपका क्या होगा बताओ, इसमें आपका EMF लीड करेगा, इसमें आपका EMF लैग करेगा। तो अगर सपोज करो आप फ्रीक्वेंसी मान लो बढ़ा देते हो, जो आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है एंड ये जो कंडीशन है ये रेजोनेंस का कंडीशन है, इस केस में जो भी फ्रीक्वेंसी होगा NR होगा। मान लो आपने NR से फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया, NR लिख देते हैं, रेजोनेंट का केस है ना ये। अगर आपने अपनी फ्रीक्वेंसी n जो है NR से बढ़ा दिया, मान लो n ग्रेटर देन NR कर दिया, n ग्रेटर देन NR कर दिया, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से बढ़ा दिया, तो मुझे एक बात बताओ कि ये वाला जो वैल्यू है ये बढ़ेगा कि कम होगा। पहले XL बढ़ जाएगा, ये XL ही है ना, XL आपका बढ़ जाएगा, और आपका क्योंकि NR जो फ्रीक्वेंसी जो है वो नीचे आ रहा है इसके XC के, तो XC छोटा हो जाएगा, है ना। तो आपका आप यहाँ पे लिख सकते हो कि आपका XL जो है वो XC से ग्रेटर हो जाएगा। और अगर मान लो आपका N इज लेस देन NR, तो XL इज लेस देन XC हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से आपका XL बढ़ता है और फ्रीक्वेंसी कम करने से आपका XC कम हो जाता है।
सॉरी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एनआर, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से आपका एक्सएल बढ़ेगा और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है आपका एक्सी कम हो जाएगा, तो एक्सएल ज़्यादा हो जाएगा एक्सी से अगर आपने फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से बढ़ा दिया। ऐसे केस में ये कंडीशन आ जाएगा, इस कंडीशन में ईएमएफ लीड्स करंट हो जाएगा और हमें वही चाहिए क्योंकि करंट लैग्स में एंड ईएमएफ लीड, तो आपका ये कंडीशन आ जाएगा दैट एन इज ग्रेटर देन एनआर, एन इज ग्रेटर देन एनआर इज योर आंसर। तो अगर थियोरेटिकल एस्पेक्ट आपका क्लियर होगा तो आप डायरेक्ट यहाँ पे मार सकते हो, ठीक है। एक सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एन इज इक्वल टू एनआर, तब आपका फेज डिफरेंस करंट और ईएमएफ के बीच में जीरो होगा, कोई फेज डिफरेंस नहीं है, करंट और ईएमएफ दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाएगा। अगर एन ग्रेटर देन एनआर हुआ, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा आपने फ्रीक्वेंसी कर दी, तो देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर एक्सएल बड़ा हो जाता है, एक्सी छोटा हो जाता है। एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी और यहाँ पे ई लीड करेगा, ईएमएफ लीड करेगा करंट को। और अगर एन इज लेस देन एनआर तो आपने फ्रीक्वेंसी कम कर दी तो ये कम हो जाएगा, एक्सएल कम हो जाएगा और एक्सी बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे करंट लीड करेगा, ठीक है। तो ये मोटी तौर पे आपको बात याद रखनी है। अगर इतने बड़े थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में आप नहीं भी जाना चाहते हो, शॉर्ट में ये चीज़ तो आपको एटलीस्ट याद रहना ही चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एलसीआर सीरीज रेजोनेंस सर्किट चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। सीरीज रेजोनेंस सर्किट, रेजोनेंस याद करो, सीरीज रेजोनेंस में आपको मैंने क्या क्या बताया था, इंपेडेंस मिनिमम हो जाता है, तो ये तो भाई सही है। करंट मैक्सिमम हो जाएगा अगर इंपेडेंस मिनिमम होगा तो। रेजोनेंस ऑकर एट एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, दोनों रेजोनेंस एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी पे ही ऑकर होता है और आपका सर्किट जो है प्योरली रेजिस्टिव बन जाता है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो Z इज इक्वल टू अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाता है। और अगर मेरा रेजोनेंस हो जाए तो एक्सएल एक्सी के इक्वल हो जाता है, ये जीरो हो जाता है, ये जीरो होगा तो अंडर रूट आर स्क्वायर आपका आर हो जाएगा। तो सर्किट आपका प्योरली रेजिस्टिव हो जाता है, और इन्होंने वर्ड क्या यूज़ किया हुआ है, प्योरली इंडक्टिव, जो कि गलत है। तो आपका ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इन्होंने गलत स्टेटमेंट बोला है ना कि कौन सा नहीं होता है, ऐसे ही बोला ना, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, तो गलत स्टेटमेंट तो यही है आपका। चलिए ये क्या है यहाँ पे, कंडेंसर, कंडेंसर का मतलब कैपेसिटर होता है, कंडेंसर इज नथिंग बट कैपेसिटर of capacity C is charged to a potential difference of V1. The plates of the condenser are then connected to an ideal conductor of inductance, ideal inductor of inductance L. The current through an inductor when the potential difference across the condenser reduces to V2 is. चलिए देखिए, अब इन्होंने क्या बोला कि कैपेसिटर है, इसको पूरी तरह से चार्ज कर दिया V1 पोटेंशियल पे, ये इसका इनिशियल केस है, और उसके बाद इंडक्टर लगा दिया यहाँ पे। अब इसके पास टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ही होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताया था, हाफ सी V1 स्क्वायर। उसके बाद धीरे धीरे ये एनर्जी जो है वो इंडक्टर के मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लग जाता है, करंट आने लग जाता है इसके अंदर, इंडक्टर के अंदर। तो इन्होंने क्या बोला कि धीरे धीरे जब यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर होने के बाद जब आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कन्वर्ट होने लगेगा इंडक्टर के मैग्नेटिक एनर्जी में, तो धीरे धीरे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी कम होने लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जब कम होने लग जाता है तो इसके अक्रॉस आपका वोल्टेज भी कम होने लग जाता है। तो ऐसे केस में आप देखो क्या होगा, एक ऐसा सिचुएशन था जब उन्होंने बोला है कि इसका चार्ज कम होते होते या पोटेंशियल कम होते होते V2 हो जाता है, V1 से V2 हो जाता है, और उस समय इसकी कुछ एनर्जी जो है वो मैग्नेटिक एनर्जी में चली जाती है, ठीक है। उस समय मान लेते जो आपके पास मैग्नेटिक एनर्जी है वो हाफ L I स्क्वायर हो जाता है। उन्होंने क्या पूछा, द करंट थ्रू एन इंडक्टर, तो उस समय इंडक्टर के थ्रू करंट कितना जा रहा है जिस समय इससे एनर्जी ट्रांसफर होने के बाद इसका जो वोल्टेज है वो सिर्फ V2 बचा। अगर इसका वोल्टेज V2 बचा है, इसका मतलब इसके पास एनर्जी कितना बचा है बताओ, हाफ सी V2 स्क्वायर। बाकी बचा हुआ एनर्जी जो है वो चला गया इंडक्टर के मैग्नेटिक एनर्जी में। तो इस पर्टिकुलर टाइम में आपका सर्किट में करंट क्या फ्लो हो रहा है वो आपको बताना है। तो बात सिंपल है, सर्किट में जो भी टोटल इनिशियल एनर्जी था, टोटल इनिशियल एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी। अब इनिशियल एनर्जी आप देखोगे तो सिर्फ आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी था हाफ सी V1 स्क्वायर,
हाफ सी वी वन स्क्वायर। बाद में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ जाने के बाद इसके पास बचा हाफ सी वी टू स्क्वायर और इसके पास हाफ एल आई स्क्वायर। तो आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको टोटल फाइनल एनर्जी मिल जाएगा हाफ सी वी टू स्क्वायर, हाफ सी वी टू स्क्वायर प्लस हाफ एल आई स्क्वायर। तो आपको यही करंट ढूंढना है इस सिचुएशन में, जो करंट आई है ये ढूंढना, और आई का वैल्यू आपको मिल जाएगा V1 V2 के टर्म्स में। तो पहले तो भैया हाफ 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 तीनों में से हटा दो, कॉमन ले लो हाफ, यहाँ पे हाफ कॉमन ले लो, हाफ से कट जाएगा। सी वी टू स्क्वायर यहाँ ले आओ, तो सी वी वन स्क्वायर माइनस सी वी टू स्क्वायर, सी वी टू स्क्वायर इज इक्वल टू एल इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो एल आई स्क्वायर इज इक्वल टू सी कॉमन ले लो, वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर हो जाएगा, और आई स्क्वायर भी नीचे ले आओ, नहीं आई स्क्वायर तो हमको चाहिए ना, तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू सी वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर अपॉन एल आ जाएगा। तो आई का वैल्यू हो जाएगा आपका अंडर रूट सी वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर अपॉन एल। अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो ये मेरे हिसाब से पावर 1/2 के साथ ऑप्शन बी आपको दिख रहा है, विच इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ, इंडक्टर एल, कैपेसिटर सी एंड रेजिस्टर आर आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये एलसीआर सर्किट है, सीधा मैं बोल देता हूँ एलसीआर सर्किट, क्योंकि तीनों सीरीज में कनेक्टेड है, एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट। ठीक है। द वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 45 डिग्री। अब देखो यहाँ पे याद रखना कि अगर वोल्टेज लीड करता है तो हम फाई का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये ध्यान रखना सॉल्व करते समय। अगर आपका ईएमएफ या वोल्टेज एलसीआर सर्किट में ईएमएफ या वोल्टेज अगर लीड करता है तो ऐसे केस में हम लोग फाई का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, और अगर आपका वोल्टेज लैग करता है, वोल्टेज या ईएमएफ आपका अगर लैग करता है, लैग्स पीछे है, वो करंट से पीछे है, तो हम उसको नेगेटिव लेंगे फाई का वैल्यू। तो यहाँ पे वोल्टेज लीड कर रहा है तो हम फाई का वैल्यू पॉजिटिव लेके 45 डिग्री पॉजिटिव ले लेंगे। चलिए ठीक है। द वैल्यू ऑफ एल इज, एल का वैल्यू हमको ढूंढना है, और ये एलसीआर सर्किट है। तो एलसीआर सर्किट में आपको इम्पीडेंस डायग्राम अगर याद होगा तो इम्पीडेंस डायग्राम बना के दिया था, वहाँ से आप हमेशा फाई ढूंढ सकते हो। ये था फाई, ये था आपका एक्सएल माइनस एक्सी, और ये था आपका आर या जेड, और ये था आर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि tan फाई का वैल्यू निकाल लो, हमेशा आप tan फाई का वैल्यू निकालना, तो tan फाई से आपको फाई मिल जाएगा। tan फाई इज इक्वल टू, ये इम्पीडेंस सर्किट आप हमेशा यूज कर सकते हो, tan फाई इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। तो ये हो जाएगा आपका tan 45 डिग्री। अरे भाई ये कोई मक्खी मच्छर कुछ बैठ रहा है क्या, चल क्यों नहीं रहा अच्छे से। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, नाउ सही यहाँ पे आपको वैल्यू आप देखोगे तो एफ के टर्म्स में सब देके रखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में। तो आप एक्सएल इज इक्वल टू पहले तो ओमेगा एल लिखिए, माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी लिखिए, डिवाइडेड बाय आर लिख दीजिए। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो 1 इज इक्वल टू, नाउ 2 पाई एफ होता है, ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ एल माइनस 1 अपॉन 2 पाई एफ सी अपॉन आर। अब आर को यहाँ लेके आ जाओ, तो 1 इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमें चाहिए l चाहिए, तो l चाहिए तो इस वाले पार्ट को यहाँ ले आओ, एक काम करो, तो r प्लस 1 अपॉन 2 पाई एफ इंटू सी इज इक्वल टू 2 पाई एफ इंटू एल। ठीक है, तो यहाँ से आपको l मिल जाएगा, 2 पाई एफ यहाँ डाल दो, तो l इज इक्वल टू r प्लस 1 अपॉन 2 पाई एफ सी अपॉन 2 पाई एफ। ठीक है, तो यहाँ से हमने 2 पाई एफ नीचे उतार दिया। अब एक काम करो, 2 पाई एफ जो है क्या करोगे अब यहाँ पे, ठीक है चलेगा, इसको सॉरी रीअरेंज ही तो करना है। 2 पाई एफ इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 पाई एफ सी आर प्लस 1 हो जाएगा, और अपॉन 2 पाई एफ का स्क्वायर हो जाएगा, 2 पाई एफ का स्क्वायर, 2 पाई एफ का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन सी एक्स्ट्रा है ना, तो सी यहाँ पे आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 पाई एफ सी आर, बाप रे बड़ा भयानक हो गया, अपॉन 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर सी।
देख लो भाई कौन सा ऑप्शन है। 1 प्लस आना चाहिए पहले, तो वो इसी में आ रहा है खाली, बाकी में तो नहीं आ रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 पाई एफ सी आर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर सी। हाँ बिल्कुल, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। When AC source is connected across a pure capacitor, the correct phase relation between current and voltage is shown in the figure. प्योर कैपेसिटर की बात करें, देखो अब तीनों ही मैं बता देता हूँ यहाँ पे, मैं बार बार वापस बताऊंगा नहीं, हालांकि मैंने सिनॉप्सिस में आपको बता के रखा हुआ है, फिर भी देखो अगर मान लो आपका रेजिस्टर के अक्रॉस AC सोर्स लगा के रखा है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ऐसे केस में आपका रेजिस्टर में जो होता है करंट और I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी आ जाता है। करंट और EMF दोनों का एंगल सेम होता है, एंगल मतलब फेज की बात कर रहे हैं, फेज सेम होता है, फेज डिफरेंस जीरो होता है, फेज डिफरेंस जीरो होता है, ना तो कोई लीड करता है ना तो कोई लैग करता है, दोनों साथ में रहते हैं। तो दोनों का एंगल आप कैसे बनाओगे, अगर मैंने करंट का एंगल जीरो मान लिया यहाँ पे रेजिस्टर के केस में, तो आपका EMF का भी जो एंगल होगा वो जीरो होगा रेजिस्टर के केस में, ये ऐसे आ जाएगा। ये बात हुई रेजिस्टर की। अगर मैं इंडक्टर की बात करूं तो इंडक्टर के केस में क्या होता है, आपका EMF लीड करता है, EMF लीड्स बाय पाई बाय 2, EMF पाई बाय 2 एंगल यानी कि 90 डिग्री से लीड करता है। तो इस केस में क्या होता है ना, अगर मैं E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी लिखता हूं, तो आपको I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 लिखना होगा, क्योंकि करंट पीछे है और इस केस में लीड कौन कर रहा है, EMF लीड कर रहा है 90 डिग्री से पाई बाय 2 से। तो इसका एंगल पाई बाय 2 से ज़्यादा होना चाहिए, या तो इसका ज़्यादा कर दो या तो इसका पाई बाय 2 से कम कर दो, एक ही बात है। ऐसे केस में अगर फिर से तुम करंट का एंगल जीरो मान के चलोगे, करंट I इंटू एल, आई एल के केस में, इंडक्टर के केस में, तो EMF जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। ये किस केस में, इंडक्टर के केस में। अगर मैं कैपेसिटर की बात करूँ तो कैपेसिटर के केस में क्या होगा, आपका उल्टा होता है, यहाँ पे करंट लीड करता है, करंट लीड्स बाय पाई बाय 2। तो यहाँ पे इक्वेशन अगर आप E इज इक्वल टू ई नॉट, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी करते हो, तो यहाँ इस केस में I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। देखो इसमें ये जरूरी नहीं है कि इसका E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी ही हो, आप E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस कुछ और भी एंगल यहाँ पे ऐड कर सकते हो। बस ये ध्यान देना कि जो EMF का एंगल होगा उससे 90 डिग्री ज़्यादा होगा करंट का, क्योंकि करंट लीड कर रहा है। इस केस में भी जो भी एंगल आपका EMF का होगा उससे 90 डिग्री कम होगा, किसका, करंट का, क्योंकि करंट लैग कर रहा है, और इसमें दोनों का एंगल सेम होगा। ये बात ध्यान से समझ लेना। तो ऐसे केस में देखो, आप अगर EMF करंट का एंगल जीरो मान के चलते हो, इस केस में कैपेसिटर के केस में, तो EMF जो है, सॉरी करंट है ये, EMF जो है, करंट अगर जीरो है, आप मान के चल रहे हो, जीरो एंगल मान के चल रहे हो, तो करंट 90 डिग्री पीछे होगा, तो आप पीछे बनाओगे इसको। क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर आप करंट का वैल्यू जीरो मान के चल रहे हो तो करंट तो वैसे इसमें लीड कर रहा है, EMF लैग कर रहा है, तो आप EMF क्या करोगे, 90 डिग्री पीछे बना के चलोगे। किस केस में, कैपेसिटर के केस में। कैपेसिटर के केस में ऐसा एंगल, अब ये एंगल वो घुमा भी सकते हैं, ये भी ध्यान रहे। अगर मानो उन्होंने बोल दिया कि चलो करंट का एंगल ही 30 डिग्री है, ध्यान देना, करंट का एंगल जो है अगर आपका 30 डिग्री मान लिया, तो करंट से वो 90 डिग्री पीछे होगा। करंट से 90 डिग्री पीछे होने का मतलब ये है कि अब 90 डिग्री पीछे करोगे तो EMF जो है वो 30 और उसके अलावा और 30 पीछे हो जाएगा, नहीं सॉरी और 60 पीछे होगा, तो उसका -60 डिग्री एंगल आ जाएगा, किसका, आपके EMF का, इस केस में। समझे कि नहीं समझ में, उससे पीछे जाना है 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखो, अगर आप मान लो करंट का ही एंगल जो है वो आपका 40 डिग्री मान लिया गया, करंट का एंगल, तो EMF उससे अब 90 डिग्री और आगे होगा, तो 90 + 40 कितना होता है, 130 डिग्री होता है। तो अब आपका जो टोटल EMF का वैल्यू है वो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा। बस उसको क्या है, करंट से 90 डिग्री आगे रहना है। इस केस में करंट से 90 डिग्री EMF को पीछे रहना है, और इसमें जो भी एंगल इसका होगा वही सेम एंगल इसका हो जाएगा। समझे? तो इस तरीके से आपका ये फेज डिसाइड होता है, एंगल डिसाइड होता है। अब यहाँ पे देखो क्या है, बताओ क्या लगा है, कैपेसिटर लगा है। कैपेसिटर में EMF करंट से पीछे होगा 90 डिग्री। तो आप देखो EMF करंट से पीछे किस में दिख रहा है,
करंट का 90 डिग्री है, पहले ही दे के रखा है इन लोगों ने, तो करंट से 90 डिग्री पीछे आपका ईएमएफ देखो 0 पे आया है, तो ऑप्शन बी सही है। तो ये बी सही है, बी आपको सी में दिख रहा है, तो ये सही है। समझ में आया? चलिए अब मैं ये सब बताऊंगा नहीं, डायरेक्ट अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो मैं टिक कर दूंगा। LCR पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। अगर पैरेलल रेजोनेंस सर्किट है तो इंपेडेंस मैक्सिमम होता है, करंट मिनिमम होता है, तो देख लेते हैं। इंपेडेंस मैक्सिमम होता है, करंट मिनिमम होता है, सही है। और इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी कि XL इज इक्वल टू XC दोनों इक्वल होते हैं, ये भी कंडीशन तो दोनों रेजोनेंस में, पैरेलल और सीरीज में। बाकी ये गलत है भाई, क्योंकि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला दोनों ही केस में सेम है, 1/2π√LC। इन्होंने √LC दे रखा है, तो बस मतलब आपको यही जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वही चूज करना था ना, तो ऑप्शन डी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो रेजिस्टर के केस में बात की जा रही है। मैंने ऐसी सोर्सेस कनेक्टेड अक्रॉस अ प्योर रेजिस्टर, तो रेजिस्टर में याद करो दोनों एंगल सेम है, दोनों एंगल सेम है। ऑप्शन 1 कहां दिख रहा है? ऑप्शन बी डायरेक्ट आंसर है, ठीक है। इन LCR सर्किट C का वैल्यू दिया है, L का वैल्यू दिया हुआ है, ये तो एक्स्ट्रा वापस लिख दिया, और R का वैल्यू दिया है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर एंड द कैपेसिटर व्हेन द मैक्सिमम करंट फ्लोस इन द सर्किट? LCR सर्किट में बच्चों, LCR सर्किट में करंट मैक्सिमम कब होता है? करंट इज मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम कब होता है? जब इंपेडेंस मिनिमम होगा। इंपेडेंस मिनिमम कब होता है? व्हेन देयर इज रेजोनेंस, जब रेजोनेंस हो जाए, और जब रेजोनेंस हो जाएगा, ठीक है, तो रेजोनेंस के केस में आपका क्या होगा? XL इज इक्वल टू XC हो जाता है, और आपका Z का वैल्यू सिर्फ R, प्योरली रेजिस्टिव बन जाता है, Z का वैल्यू R हो जाता है, ये हम कर चुके हैं, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या पूछा है? व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर एंड कैपेसिटर व्हेन द मैक्सिमम करंट फ्लोस इन द सर्किट। अच्छा, रेशियो पूछा है, तो ठीक है, इंडक्टर के अक्रॉस जो आपका एनर्जी होता है वो मैग्नेटिक एनर्जी होता है, कैपेसिटर के अक्रॉस जो एनर्जी होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होता है। इंडक्टर कैपेसिटर, इंडक्टर का एनर्जी होता है ½ Li², और कैपेसिटर का क्या होता है? ½CV²। अब ध्यान रहे यहाँ पे I और V जो है, करंट जो भी फ्लो हो रहा है सर्किट के अंदर, वो कौन सा करंट होगा बताओ? अब जो भी हम AC सर्किट में जो करंट लेते हैं हमेशा RMS लेते हैं, तो यहाँ पे मैं RMS लिख देता हूँ, सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और यहाँ पे भी आपका VRMS या ERMS लिख देते हैं, ठीक है। अगले स्टेप में लिख देता हूँ मैं, ½ Li² ½ CV², दैट इज हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, L I² RMS होगा, और यहाँ पे C V² RMS होगा, ठीक है। V² RMS को तुम E लिख सकते हो, तो हम E² RMS लिख देते हैं, क्योंकि हम E ही यूज करते आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज बच्चों, Z की बात कर लेते हैं हम लोग, इसको इक्वेशन 1 लिख दो। Z इज इक्वल टू क्या होता है? ERMS अपॉन IRMS, और Z इस केस में तो R के इक्वल हो जाएगा, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ERMS अपॉन IRMS, तो 1/R क्या हो जाएगा बताओ? IRMS अपॉन ERMS, तो IRMS अपॉन ERMS की जगह पे 1/R डाल दो, इसको इक्वेशन 1 में डाल दो, पुट इन इक्वेशन 1। UM अपॉन UE जो मैं पूछा गया है, UM अपॉन UE इज इक्वल टू L अपॉन C, और I अपॉन E जो होगा वो 1/R हो जाएगा। L अपॉन C, I अपॉन E क्या हो जाएगा? 1/R, लेकिन उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर भी होगा, L/C 1/R का स्क्वायर, स्क्वायर है ना दोनों में। I अपॉन E आपका 1/R आ रहा है, तो आप ठीक है, बस वैल्यूज डालना है आपको। L का वैल्यू 1 मिली हेनरी है, मिली हेनरी का मतलब होता है 10⁻³ हेनरी, 1 मिली हेनरी मतलब 10⁻³ हेनरी, ये आपका इंडक्टर हो गया। कैपेसिटर के केस में 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, 2 माइक्रोफैराड का मतलब होता है, माइक्रो मतलब होता है 10⁻6 फैराड, ये हो गया आपका कैपेसिटर। रेजिस्टर तो 10 ओम दे के रखा हुआ, 10⁻³ अपॉन 2 × 10⁻6 मल्टीप्लाइड बाय 1/10 का स्क्वायर, क्योंकि रेजिस्टर आपका 10 ओम दे रखा है।
चलो भाई इसको सॉल्व करो, 10⁶ ऊपर चला जाएगा तो 10�3 इसका मतलब 10�3 बचेगा अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/100 हो जाएगा, तो ये तो सीधा 5 आ जाएगा, 5/1 आपका आंसर है ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, पढ़े आगे, चलो 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 चलो। In series LCR circuit the voltage across L, C and R is 50, 20, 40। तो L, C और R, तो ये आपका मान लो LCR सर्किट, L, C और R। टोटल वोल्टेज हमें पता है यहाँ पे E है सर्किट का, यहाँ पे आपको EL दे के रखा हुआ है, इंडक्टर के अक्रॉस 50 वोल्ट है, कैपेसिटर C के अक्रॉस 20 वोल्ट है, रेजिस्टर R के अक्रॉस 40 वोल्ट है। तो आपको टोटल वोल्टेज अक्रॉस द कॉम्बिनेशन पूछा गया, LCR के अक्रॉस टोटल वोल्टेज कितना है। अब बच्चों यहाँ पे वो गलती मत कर देना कि यहाँ पे टोटल ऐड कर दिया और आपको टोटल वोल्टेज मिल गया 50 + 20 70 + 40 110, ऑप्शन में भी दे के रखा हुआ है, गलत है। क्योंकि हमने जब LCR सर्किट किया था, LCR किया था, तो हमने EMF को किसकी तरह डील किया था, वेक्टर्स की तरह डील किया था, क्योंकि इनमें आपस में फेज डिफरेंस होता है। अब आपका जो रेजिस्टर है उसमें EMF जो है वो करंट के साथ फेज में रहता है, लेकिन कैपेसिटर का जो EMF होता है वो करंट से 90 डिग्री पीछे होता है, इंडक्टर का 90 डिग्री आगे होता है। तो सबका फेज अलग अलग है। अगर सबका फेज अलग अलग है तो आप डायरेक्टली तीनों को ऐड नहीं कर सकते हो, आप वेक्टर के हिसाब से जाओ। तो वेक्टर के हिसाब से हम क्या करते हैं बताओ, करंट का एंगल हम 0 मान लेते हैं, तो करंट के डायरेक्शन में आपका ER आ जाएगा, EL ऊपर होगा, EC नीचे होगा। अब देख लो EL बड़ा है कि EC बड़ा है, तो यहाँ पे EL बड़ा है तो EL को बड़ा करो और EC को छोटा रखो। तो अब इस केस में क्या होगा, EL और EC का जो रेजिस्टेंस रिजल्टेंट है ऐड करोगे तो ऊपर चला जाएगा, EL बड़ा है इसीलिए, और वो हो जाएगा EL - EC, और EL - EC और बचा आपका ER, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ चला आएगा, ये हो जाएगा आपका E टोटल EMF। तो ऐसा टोटल EMF आपको निकालना है E। अगर ये EL - EC है तो क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो आपका ये वाला पार्ट भी जो है EL - EC हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि एक और ट्राइंगल आपको याद रखना चाहिए, और ये आपका फेज डिफरेंस फाई है। इम्पीडेंस ट्राइंगल के अलावा एक और ट्राइंगल आपको याद रखना चाहिए, जहाँ पे यहाँ पे होता है E, यहाँ पे होता है EL - EC, और यहाँ पे आपका ये होता है ER। जिससे आप टोटल E निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो E² = EL - EC का स्क्वायर प्लस ER का स्क्वायर। मैंने बताया था आपको, सिनॉप्सिस में बताया था कि ये इक्वेशन याद रखना अगर टोटल EMF के टर्म्स में निकालना हो तो। मैंने फिर से बता दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देख लो EL का वैल्यू क्या है 50, EC का वैल्यू क्या है 20, तो 50 - 20 राइट, या स्क्वायर प्लस ER का वैल्यू क्या है 40। कई बार आपको टोटल वोल्टेज देके रखता है यहाँ पे, ये 220 वोल्ट है, इसके क्रॉस इतना, इसके क्रॉस इतना, तो बताओ इसके क्रॉस कितना होगा। तो आपको E का वैल्यू 220 यहाँ पे लेके रखना है, बाकी का वैल्यू डालना है, जिसका वैल्यू पूछा रहेगा वो आप ढूंढ लेना इक्वेशन से, उसमें भी यही पाइथागोरस थ्योरम ही यूज़ करना है आपको। तो ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, और ये आपका कितना हो जाएगा 30 का स्क्वायर 900 प्लस 1600 दैट इज इक्वल टू 2500, जो कि 50 का स्क्वायर हो जाएगा। तो E का स्क्वायर अगर 50 का स्क्वायर है तो E का वैल्यू 50 वोल्ट हो जाएगा, आंसर 50 वोल्ट, ये आपका सही ऑप्शन है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। A circuit of negligible resistance has an inductor of 0.16 इंडक्टर 0.16 हेनरी है, एंड कैपेसिटर 25 माइक्रोफेराड है, माइक्रोफेराड दैट इज इक्वल टू 25 × 10⁻⁻⁶ फैराड, connected in series with an alternative voltage source. The resonating frequency of the circuit is, देखो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोला है तो सीधी बात है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का सीधा फॉर्मूला यूज करो 1/2 पाई रूट ऑफ LC, बस आपको आंसर आ जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट। L का वैल्यू कितना है 0.16, C का वैल्यू कितना है 25 × 10⁻⁶, 25 × 10⁻⁶ है। ओके, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट। देखो 0.16 जो है ना, इसका भी 10⁻² इसी को दे दो, तो ये 10⁻8 हो जाएगा,
16 का स्क्वायर रूट 4 ले लो, 25 का स्क्वायर रूट 5 ले लो, और 10⁻8 का स्क्वायर रूट 10⁻4 हो जाएगा। ओके, 10⁻4 ऊपर भेज दो तो आपका ये वाला वैल्यू हो जाएगा 10⁻4 अपॉन 5 2 Z 10 4 पाई, 4 इंटू 10 पाई। तो 1/4 होता है 0.25, तो ये 0.25 हो जाएगा, 0.25। नीचे आ जाएगा पाई, और 10 से ये कट जाएगा, यहाँ पे 10⁻3 आ जाएगा, तो ये 250/पाई हर्ट्ज हो जाएगा, 250/पाई हर्ट्ज, दैट इज ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन इंडक्टेंस कॉइल हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम व्हेन एन एसी सिग्नल। इंडक्टेंस कॉइल मतलब आपका इंडक्टर है और उसी इंडक्टर का रेजिस्टेंस भी है, तो आप समझ लो रेजिस्टेंस सीरीज में लगा के चलो। मान लो L इंडक्टेंस है और रेजिस्टेंस इसका दे रखा है 100 ओम। व्हेन एन एसी सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज, ये एसी सिग्नल इसके क्रॉस लगा है जिसकी फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है, is applied to the coil, the voltage leads the current by 45 डिग्री। इस केस में EMF, वोल्टेज मतलब होता है EMF लीड्स करंट। अगर EMF करंट लीड करता है, देखो ये LCR सर्किट ही मान के चलोगे। अगर आपका रेजिस्टर है, रेजिस्टर के अक्रॉस कुछ और लगा दिया है, तो आप LCR सर्किट ही मान के चलोगे। इस LCR सर्किट में बस C जो है वो गायब हो गया है, कैपेसिटर गायब हो चुका है, ऐसा अज्यूम करके चलो। EMF लीड्स करंट, और मैंने बताया था LCR सर्किट में अगर EMF लीड करता है तो आप जो फेज डिफरेंस देके रखा है, वोल्टेज लीड्स द करंट में 45 डिग्री, तो आप फाई का वैल्यू 45 डिग्री पॉजिटिव में लोगे अगर EMF लीड करता है तो। द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इन हेनरीज, आपको L ढूंढना है इंडक्टेंस। तो फिर से मैं बोला आप इम्पीडेंस ट्राइंगल का यूज करोगे। फाई दिया है तो आप इम्पीडेंस ट्राइंगल का यूज करो, जो यहाँ पे XL माइनस XC था, यहाँ पे Z था और यहाँ पे R था, तो आप tan फाई का यूज करोगे हमेशा। tan फाई इज इक्वल टू ऑपोजिट XL माइनस XC अपॉन R हो जाएगा। भाई tan फाई का जो वैल्यू है वो tan 45 डिग्री होगा, और tan 45 डिग्री का वैल्यू आप जानते हो कि 1 होता है। XL ओमेगा L होता है, XC 1/ओमेगा C होता है। R का वैल्यू आपको दे के रखा है, दैट इज 100। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो 100 यहाँ आ जाएगा, तो 100 इज इक्वल टू, ये 1 हो गया ना, ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C। हमको इंडक्टेंस चाहिए, तो आप एक काम करोगे, 1/ओमेगा C यहाँ ले आओ, ओमेगा L इज इक्वल टू 100 प्लस 1/ओमेगा C हो जाएगा। 100 और ओमेगा से आप क्या करो, डिवाइड, ओमेगा यहाँ ले जाके डिवाइड कर दो, तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100/ओमेगा आ जाएगा, और प्लस 1/ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व करना है आपको। 100/2πf, ओमेगा का वैल्यू क्या होगा, 2πf होगा, पाई नीचे आ तो रहा है वैसे, प्लस पाई स्क्वायर का क्या करेंगे यहाँ पे यार, चलो देखते हैं क्या आता है आंसर। 1/2πf का स्क्वायर इंटू C हो जाएगा, यही होगा ना। 100, अब देखो 100/2 कितना होगा, नहीं फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है, 100 दे रखा है ना, चलो ठीक है। 100/2π इंटू 100 प्लस 1/2π इंटू 100 का स्क्वायर इंटू C। कैपेसिटेंस दे रखा है क्या, अरे यार कैपेसिटेंस तो है ही नहीं, हे भगवान, वही तो बोलूँ क्या गड़बड़ हो रहा है, सॉरी यार, सॉरी वापस चलते हैं। कैपेसिटर तो है ही ना सर्किट में, अगर कैपेसिटर सर्किट में नहीं है तो आप ये वाला पार्ट जो है हटा दो, जीरो कर दो, ये वाला पार्ट जीरो कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कैपेसिटर है ही नहीं सर्किट में, तो XC का वैल्यू जीरो हो जाएगा। हाँ अब ठीक है, अब ये हुआ 1 और वो 100 यहाँ ले आओ, तो 100 इज इक्वल टू ओमेगा L हो जाएगा। 100 इज इक्वल टू ओमेगा L, वही तो बोलो इतना कॉम्प्लिकेट क्यों हो रहा है। ये हो जाएगा आपका 2πf इंटू L, तो L का वैल्यू आपका 100/2πf हो जाएगा, और 100/2π मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी 100 है,
तो आंसर आपका 1/2 पाई हेनरी हो जाएगा। वेरी सिंपल, 1/2 पाई हेनरी, दैट इज ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज, यार ये क्या दिया हुआ है, द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ करंट एंड वोल्टेज इन एन एसी सर्किट आर गिवन बाय, देखो करंट का वैल्यू दिया है एसी सर्किट में I इज इक्वल टू 6 साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाय 4। तो ये एंगल हो गया आपका करंट का, यानी कि फेज आपका करंट का हो गया। और वोल्टेज का फेज क्या देके रखा है, वोल्टेज मतलब ईएमएफ मान के चलो 5 साइन 100 पाई टी माइनस पाई बाय 4। तो आप मुझे पहले बताओ कि पीछे कौन और आगे कौन है। दोनों के एंगल को कंपेयर करोगे तो करंट लीड कर रहा है और ईएमएफ जो है आपका या वोल्टेज जो है आपका लैग कर रहा है। तो वोल्टेज लीड तो करेगा नहीं, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। लीड तो करंट ही कर रहा है। कितने से करंट कर रहा है, तो दोनों के बीच में आपको डिफरेंस देखना होगा। अब इसका एंगल पाई बाय 4 है, इसका माइनस पाई बाय 4 है, तो डिफरेंस कितना आएगा एंगल का, फेज डिफरेंस कितना आएगा। तो आप किसी भी एंगल में से किसी भी एंगल को माइनस कर दो, जो लीड कर रहा है जनरली उसमें से जो लैग कर रहा है उसका माइनस करते हैं। तो पाई बाय 4 माइनस इसका एंगल क्या है, एक्स्ट्रा एंगल क्या है, माइनस पाई बाय 4। देखो माइनस के साथ माइनस करना है तो ही डिफरेंस पता चलेगा ना। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 हो जाएगा, और दैट इज इक्वल टू पाई बाय 2। पाई बाय 2 का मतलब होता है 90 डिग्री। या फिर आप ऐसे भी देख लो कि ये एंगल कितना है, 45 डिग्री। पाई बाय 4 का मतलब 45 डिग्री होता है, और ये कितना है, माइनस 45 डिग्री। तो अब दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा बताओ। अगर मान लो यहाँ 45 डिग्री है, 45 डिग्री पे आपका क्या है, करंट है, आप इसको ऐसे भी देख सकते हो। और माइनस 45 डिग्री पर आपका माइनस 45 मतलब पीछे जाओगे, माइनस 45 डिग्री पर अगर आपका ईएमएफ है, तो ईएमएफ तो करंट से पीछे ही है ना। और टोटल कितना एंगल पीछे है, 45 प्लस 45 90 डिग्री पीछे है। तो आप ऐसे भी देख सकते हो। तो करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, आपका ऑप्शन बी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज गिवन बाय, एवरेज वैल्यू एसी वोल्टेज का देखे रखा है, V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है, ओवर टाइम इंटरवल t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू पाई अपॉन ओमेगा। हमें इसका एवरेज वैल्यू चाहिए, तो ये वही है एक्चुअली, इसका इक्वेशन बस बदल दिया है। हम जो लिखते हैं ना E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, यही वाला है आपका वैल्यू जो हम यूज करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप एवरेज वैल्यू पूरे टाइम इंटरवल का लेते हो, पूरे एक साइकिल का लेते हो, तब तो 0 हो जाता है। पर हमने हाफ साइकिल का मैंने आपको लिख के दिया था 2 अपॉन पाई इंटू ई नॉट होता है। तो अब यहाँ पे इन्होंने कितना पूछा है, t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू पाई अपॉन ओमेगा पूछा है। तो अगर आप इसको देखोगे, ओमेगा टी प्लॉट करोगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ। इन्होंने टाइम दे के रखा है, ठीक है, तो टाइम के हिसाब से अगर आप जाओगे इस तरीके से, एंगल पहले देख लेते क्या होगा। देखो ये 0 है, अब पूरा एक साइकिल कंप्लीट करने में, यहाँ तक एक साइकिल कंप्लीट होता है, तो ये पूरा टाइम पीरियड t ले लेता है। ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, t/2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है, 0 से पाई अपॉन ओमेगा। अगर मैं t/2 का मतलब क्या होता है आपका, ये 0 है, यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे ये टाइम क्या है बताओ, t इज इक्वल टू t/2 है, और यहाँ पे पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे आधा साइकिल कंप्लीट हुआ है, यहाँ पे पूरा साइकिल कंप्लीट हुआ है। t इज इक्वल टू आपका t हो जाएगा। नाउ t क्या है, टाइम पीरियड है, और हमें पता है t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है। ये भी मैंने आपको लिख के दिया है कि ऑसिलेशन में जो फ्रीक्वेंसी या ऑसिलेशन में जो इक्वेशंस यूज होते हैं वो यहाँ पे भी उसी तरीके से होता है, क्योंकि आपका करंट वैसे ही जा रहा है। तो t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, वही फॉर्मूला यूज होगा जो हम ऑसिलेशन में यूज करते हैं। तो अगर आप t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा डालोगे तो मुझे बताओ ये क्या होगा, t की जगह पे 2 पाई अपॉन ओमेगा डालोगे, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू पाई ओमेगा आ जाएगा, और यहाँ पे t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा हो जाएगा। इसका मतलब 0 से पाई अपॉन ओमेगा का मतलब है हाफ साइकिल, 0 से 2 पाई अपॉन ओमेगा का मतलब होता है फुल साइकिल। इसका मतलब इन्होंने t इज इक्वल टू 0 से अगर पाई अपॉन ओमेगा का पूछा है तो हाफ साइकिल का पूछा है एवरेज वैल्यू। और एवरेज वैल्यू ओवर हाफ साइकिल, एवरेज वैल्यू ओवर हाफ साइकिल ईएमएफ का हमने क्या देखा था, क्या बताओ, ई एवरेज 2 अपॉन पाई इंटू
ई नॉट, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है। तो अब इस केस में देखो इन्होंने ई नॉट के बजाय क्या लिख रखा है, ई नॉट के बजाय वी एम लिख रखा है, मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज का वी एम लिखा हुआ है, तो 2 Vm/π हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी है। और क्या, ठीक है, बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो, a battery connected to a capacitor, capacitance 20 microfarad is charged to a potential of 35 volt. The battery is disconnected. अच्छा, मतलब एक कैपेसिटर को 20 माइक्रोफेराड का जो कैपेसिटेंस है उसको चार्ज कर दिया पूरी तरह से। 20 माइक्रोफेराड मतलब होता है 20 × 10⁻⁶ फराड, और 35 वोल्ट तक चार्ज किया है, 35 वोल्ट तक चार्ज कर दिया इसको। फिर बैटरी हटा लिया इसका, और प्योर इंडक्टर ऑफ 200 मिली हेनरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द कैपेसिटर। इसके अक्रॉस इंडक्टर लगा दिया जिसका इंडक्टेंस देके रखा हुआ है 200 मिली हेनरी। 200 मिली हेनरी का मतलब होता है 200 × 10⁻³ हेनरी। तो एलसी ऑसिलेशन चालू हो जाएगा। द मैक्सिमम करंट इन द कॉइल इज, करंट में मैक्सिमम करंट क्या होगा, तो मैक्सिमम करंट कब होता है, जब आपका सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी अगर मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो मैक्सिमम करंट फ्लो होता है आपके सर्किट में। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होगा बताओ, हाफ CV²। मैग्नेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ Li², हाफ हाफ कैंसल, I² का वैल्यू क्या हो जाएगा, CV²/L। तो C का वैल्यू क्या है, C is 220 × 10⁻⁶। V का वैल्यू कितना है, 35 है, 35 का स्क्वायर करो, 35 × 35 आ जाएगा, अपॉन इंडक्टेंस कितना हो जाएगा 200 × 10⁻⁻3, तो 10⁻³ हो जाएगा। अब देखो ये 20 1s 20 100s आ जाएगा, और 10⁻³ ऊपर जाने के बाद 10⁻³ बचा देगा। यार ये तो गड़बड़ हो जाएगा, 20 × 10⁻⁶ ठीक है, 35 ठीक है, 200 × 10⁻³ है यहाँ पे, स्क्वायर रूट में हो जाएगा घपला बच्चों यहाँ पे, क्योंकि यार 100 तो ठीक है, यहाँ पे 10⁻³ 100 जाएगा, स्क्वायर रूट कैसे लाओगे, नहीं मेरे हिसाब से 20 1s 20 10s 200 होता है, सॉरी 20 10s 200, हाँ अब हो जाएगा आपका 20 10s 200, 10⁻², 10⁻⁴ हो जाएगा। तो आपका I² जो है दैट विल बी इक्वल टू 10⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाय 35 का स्क्वायर, है ना, 35 का स्क्वायर। जब स्क्वायर रूट लोगे तो 10⁻² हो जाएगा और ये 35 हो जाएगा, तो 0.35 एम्पियर आपका मैक्सिमम करंट इसके अंदर आ जाएगा, 0.35, दैट इज ऑप्शन डी। ओके, आगे बढ़े, चल। At resonance, the peak value of current in LCR circuit is their usual meanings। अब पीक वैल्यू जो होगा करंट का, मतलब करंट का मैक्सिमम वैल्यू LCR सर्किट में, और रेजोनेंस की बात हो रही है। अच्छा, रेजोनेंस की बात हो रही है तब तो आप Z = R कर लो, क्योंकि XL = XC होता है, तो आपका Z = R हो जाता है। Z का फॉर्मूला आप क्या लिख सकते हो, या तो E0/I0 लिख सकते हो मैक्सिमम, या ERMS/IRMS लिख सकते हो। तो हमारे पास ऑप्शन में क्या देकर रखा हुआ है, Z का वैल्यू R के इक्वल कर दो, तो R का वैल्यू या तो E0/I0 होगा, और हमें मैक्सिमम करंट चाहिए ना, क्या चाहिए हमें भाई, क्या चाहिए बताओ, द पीक वैल्यू ऑफ करंट चाहिए, तो ये हटा दो, फिर हमें Z = R लिख के पीक वैल्यू ऑफ करंट क्या हो जाएगा, E0/R हो जाएगा सीधा। अगर आपका रेजोनेंस हो गया है तब तो Z = R हो जाता है, और Z का फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, E0/I0 मैक्सिमम वैल्यू लेके या RMS वैल्यू लेके। तो हमें पीक वैल्यू पूछा गया है, तो आप एक काम करो, Z = E0/I0 ले लो, Z = R डाल, सीधा आ जाएगा पीक वैल्यू E0/R, बाकी कुछ देखना ही नहीं है। इन एन AC सर्किट द इंस्टेंटेनियस करंट एंड EMF आर प्रेजेंट। देखो ये करंट का देखे रखा है वैल्यू, और ये EMF का देखे रखा है। पहले बताओ लीड कौन करेगा, द वोल्टेज लीड्स द करंट। अच्छा, उन्होंने बता ही दिया कि वोल्टेज लीड कर रहा है, तो एंगल देख लो आप। अब ये एंगल π/3 है, π/3 है, π/3 का मतलब कितना होता है, 60 डिग्री होता है, और ये π/6 है, π/6 का मतलब कितना होता है, 30 डिग्री होता है, और ये -30 डिग्री है। तो एंगल्स बना के देख लो आप, या माइनस कर लो सीधा, π/3 माइनस π/6, तो π/3 + π/6 हो जाएगा, π/3
माइनस माइनस पाई बाय 6 दैट इज इक्वल टू पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 पाई बाय 6, अरे यार पाई बाय 6, तो ये आप सॉल्व करोगे तो 3 पाई बाय 6 आ जाएगा, यानी कि पाई बाय 2 दैट इज 90 डिग्री, सीधा पाई बाय 2 आ गया। एंगल बनाना है तो ईएमएफ 60 डिग्री पे लेके जाओ, ईएमएफ और करंट -30 डिग्री पर, -30 डिग्री पर करंट आ जाएगा आपका। तो ईएमएफ करंट से 90 डिग्री लीड कर रहा है। 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, पाई बाय 2। बस हो गया, जैसा देखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, 1 माइक्रोफैराड कंडेंसर इज चार्ज टू 50 वोल्ट। 1 माइक्रोफैराड कंडेंसर मतलब कंडेंसर कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड है। 1 माइक्रोफैराड का मतलब 10⁻⁶ फैराड है। इसको V वोल्ट तक चार्ज किया गया, कितना, 50 वोल्ट तक। द चार्जिंग बैटरी इज देन डिसकनेक्टेड एंड 10 मिली हेनरी इंडक्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस द कैपेसिटर। फिर उसके बाद 10 मिली, बैटरी को हटा दिया, 10 मिली हेनरी मतलब 10 × 10⁻³ हेनरी मतलब 10⁻² हेनरी का इंडक्टर लगा दिया। एलसी ऑसिलेशन चालू हो गया, है ना। कैपेसिटर को चार्ज कर दोगे और बैटरी हटा के फिर इंडक्टर लगा दोगे तो ये तो एलसी ऑसिलेशन हो गया। एलसी ऑसिलेशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में, मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में कन्वर्ट होते रहता है। सेम क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट। अगर मैक्सिमम करंट बोला गया है तो वो तब होगा जब सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी UE इज इक्वल टू UM हो जाएगा। तो ये होता है हाफ CV², ये होता है हाफ LI²। वही सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने सॉल्व किया था। तो करंट I² का वैल्यू आ जाएगा आपका CV²/L, I² इज इक्वल टू CV²/L। C 10⁻⁶, 10⁻⁶, V² 50 × 50, 50 का स्क्वायर है, अपॉन इंडक्टेंस 10⁻², 10⁻²। स्क्वायर रूट लोगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁶ का 10⁻³ हो जाएगा, 50 के स्क्वायर का 50 हो जाएगा और इसका 10⁻1 हो जाएगा, यानी कि 0.5 एम्पियर आ जाएगा। सॉल्व करो, ऑप्शन बी आएगा बच्चों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इन सीरीज LCR सर्किट द कैपेसिटेंस इज चेंज्ड फ्रॉम C to 2C to obtain the same resonant frequency the inductance should be changed from L to। अब देखो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/2π√LC। तो अगर आप चाहते हो कि आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी चेंज ना हो, इन्होंने क्या किया, कैपेसिटेंस को C से 2C कर दिया। C था तो 2C कर दिया। अगर आप चाहते हो कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ना हो तो इस 2 को कैंसिल करना पड़ेगा, तो आपको L को L से L/2 करना पड़ेगा ताकि फिर से कैंसिल हो जाए और LC आ जाए और सेम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी रहे आपका। तो C से अगर 2C किया है तो L से आपको L/2 करना होगा, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, तो बाकी सारे क्वेश्चंस हम लोग अगले वीडियो में करेंगे बच्चों। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।